हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत मुबारकबाद, ढेर सारी बधाई। आज फिर एक वीडियो के साथ आप सभी के साथ हूबहू हो रहे हैं। और मेरा हर बार कुछ न कुछ सहारा और सीआरसी के लेके ही रहा है। और मेरा एक ही चीज़ कहना है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि 5,000 करोड़ बंटने में जो है सरकार जो अपनी इतनी वादा करती है, अपने आप को साबित करती है कि हम जो हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सहारा और सीआरसी जो है वो दोनों ही एकदम मिला हुआ क्या, एकदम एक दूसरे के सहयोग से ही ये सारा काम हो रहा है। क्योंकि अगर ये पेमेंट देना होता तो 5,000 करोड़ रुपया बंटने में 1 साल या 1.5 साल नहीं लगता और सारा चीज़ वेरीफाई हो जाता। और वेरीफाई होने के बाद जो है सभी को ब्याज के साथ पेमेंट मिल जाता। अब जैसा कि एक मेरा खुद का अपना ही कस्टमर है, उनका मैं रीसबमिशन के लिए सिस्टम पे मैं बैठा हुआ हूँ। तो इसमें देखिए कि मेरा जो मानना है कि अगर आप डेफिशिएंसी भेज रहे हैं सीआरसी से, तो सीआरसी से जब डेफिशिएंसी आप फर्स्ट टाइम जब ऑनलाइन डिमांड हुआ, ये मेरा खुद का कस्टमर है, आप देख लीजिए, और इनका पहला जो ऑनलाइन डिमांड हुआ वो डिमांड हुआ 16/8/2023 में। अब 16/8/2023 में डिमांड हुआ तो जाहिर सी बात है इस कस्टमर के पास डेफिशिएंसी भी आया। तो डेफिशिएंसी भेजने वाले अधिकारी को ये पता है कि इसका मेंबरशिप नहीं है या इसका काउंटर पार्ट नहीं है, तो उसी वक्त अगर इसका डेट ऑफ बर्थ में कोई अंतर है या इसमें नाम में कोई अंतर है, पर सबसे पहले इसके पास मैसेज आया कि आप सोसाइटी के मेंबर ही नहीं हैं। तो इस व्यक्ति का मेंबरशिप जो है अपडेट करवाया गया। अपडेट करवाने के बाद पता चला कि इस व्यक्ति का जो है AOF नहीं है, यानी अकाउंट ओपनिंग फार्म नहीं है। तो चलिए इसका वो भी हल किया गया। उसके बाद जब दोबारा रीसबमिशन होता है तो रीसबमिशन होने के बाद जो है फिर इनसे बोला जा रहा है कि आपका नेम में करेक्शन है और आपको एफिडेविट की ज़रूरत है। तो बताइए कि इस व्यक्ति ने पहले तो 2 बार, एक बार मेंबरशिप, एक बार काउंटर पार्ट और एक बार अब ये तीसरी बार जो है ये इसका एफिडेविट। अब ये बताइए कि ये एक व्यक्ति जो है अपने ही काम के लिए जो है 3-3 बार, 4-4 बार ये मेहनत कर रहा है और 3-3, 4-4 बार जो है ये अपना अमाउंट पे कर रहा है। तो सहारा और सीआरसी जो है उनको तो फिर यही होना चाहिए कि पेमेंट ये सब देना नहीं चाहते हैं। और हमारा हर हमेशा एक ही चीज़ कहना हुआ है कि पीड़ित, जमाकर्ता और कार्यकर्ता जो है ना एक आवाज़ बनकर रोड पर उतरें। जैसा कि अभी आप देख भी रहे होंगे बीच में कि बहुत सारे संगठन जो है सहारा की भुगतान के लेके रोड पर हैं के लेकर, क्योंकि इसके अंदर में जितने भी जो पीड़ित जमा करता है वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, गांव देहात के हैं और बहुत कम पढ़े लिखे हैं, मध्यम वर्ग के इसमें व्यक्ति जुड़े हुए हैं, उन्हें नहीं पता। अब उनसे क्या है कि रीसम या उसमें जो उसका जो करेक्शन आया हुआ था वो करेक्शन ठीक करवाया। अब इस व्यक्ति का हम आपको सिस्टम पे भी लेके चल रहे हैं और हम दिखा भी रहे हैं कि पहले इसका सारा चीज़ करेक्शन ठीक होने के बाद दोबारा तीसरी बार मान के चलिए कि इसका एफिडेविट दोबारा अब अपलोड होगा और उसके बाद फिर इसका रीसबमिशन होगा। और रीसबमिशन होने के बाद जो है फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि सहारा वाले जो हैं वो इसके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके और इसका पेमेंट जो है 10 से 15, वैसे तो 45 दिन का टाइम देते हैं, 45 दिन में भी पैसा नहीं पहुंच रहा है। मुझे नहीं लगता है कि ये सारा चीज़ होने के बावजूद भी और सारा चीज़ ओके करने के बावजूद भी सहकारिता मंत्रालय जो है पीड़ित जमाकर्ता को पेमेंट नहीं दे रहा है। तो फ्रेंड्स, आप सभी जो है ना एक आवाज़ बनकर आएँ और संगठन के साथ जुड़ें, क्योंकि सहारा हर हमेशा गोल 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 घुमाता रहा है। अभी जैसे सुनने के लिए मिला था कि दिवाली आ रहा है, दिवाली में जो है काउंटर से पेमेंट होगा। और शायद आप मेरे कुछ वीडियो में आप देखे भी होंगे या सुने भी होंगे कि हमने कहा था कि सहारा के काउंटर से पेमेंट होना तो बहुत मुश्किल है। और मेरा खुद का मानना है कि सहारा के काउंटर से पेमेंट होना भी नहीं चाहिए। या तो सरकार अपने हैंड के थ्रू ये पेमेंट करे अदर किसी डिपार्टमेंट से, क्योंकि अगर सहारा के काउंटर से अगर पेमेंट होगा
तो आप जान लीजिए कि जितने भी बैठे हुए ऊपर जो बैठे हुए अभी भी जो अधिकारी हैं वो सब जो है 20-20%, 30-30% पे है ना अपने रिश्तेदारों का पैसा पहले निकाल देगा, और हमारे जैसे जो पीड़ित जमा करता है या हमारे जैसे जो कार्य करता है, जो पीड़ित जमाकर्ता के साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ा हुआ है, हम लोगों को भनक तक नहीं लगेगा कि कब फंड आया काउंटर से और कब काउंटर से पेमेंट हो गया, क्योंकि ये अभी हम लोगों को देखने के लिए मिला है। जब लॉकडाउन था उस लॉकडाउन में देखने के लिए मिला कि फंड ब्रांच को मिला, जिस वक्त ब्रांच को मिलने के बावजूद भी हम लोगों को भनक तक नहीं लगा। जो 18 साल 20 साल 15 साल 10 साल जो काम करने वाले कार्यकर्ता थे, अच्छे कार्यकर्ता थे, सीनियर कार्यकर्ता थे, उनको तक ब्रांच मैनेजर हो, चाहे वो सेक्टर मैनेजर हो, चाहे वो रीजनल मैनेजर हो, और चाहे वो फ्रेंचाइजी गार्जियन हो, उन्होंने सब अपना अपना पेमेंट निकाला और 20-20 30-30% पे दूसरे फ्रेंचाइजियों का तालमेल करके, और तालमेल करने के बाद उन्होंने पेमेंट निकाल के दिया 20-20% पे। और जो उस ऑफिस में काम कर रहा है सीनियर, उनको भनक तक नहीं है, बस उनको बस कलेक्शन करके लाओ जमा करो, कलेक्शन करके लाओ जमा करो। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी पीड़ित जमा करता जो है अपने कार्यकर्ता से संपर्क करें और कार्यकर्ता के साथ मिलकर जो है एक आवाज़ बनकर रोड पर उतरे। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट भी बार बार पार्लियामेंट में कह चुकी है कि आप कागज़ लाइए और पेमेंट ले जाइए। तो आप सभी के पास कागज़ है, ओरिजिनल कागज़ है सहारा का, तो क्यों नहीं हम लोग उस कागज़ को लेके जो भी मंत्री ने अभी पार्लियामेंट में कहा हम उनकी बात को माने। ऑनलाइन डिमांड होने के बावजूद भी सहकारिता मंत्रालय सीआरसी जो है वो ये कह रही है कि आप सोसाइटी के सदस्य नहीं हैं। मतलब ये कस्टमर का पेपर, कस्टमर का मैं आपको दिखाऊं, ये कस्टमर का ओरिजिनल बॉन्ड जो सहारा से मिला, और ये ओरिजिनल बॉन्ड होने के बावजूद भी ये जो जमा करता है, ये जमा करता इस सोसाइटी के सदस्य नहीं है। जब यही वेरीफाई सहारा के बैठे हुए वर्कर कर रहा है, तो उस वक्त वो सारे अधिकारी कहाँ गए जिस वक्त इसका काउंटर पार्ट जमा हुआ होगा? तब क्यों नहीं बोला गया कि आपका जो ये बॉन्ड छपा है, ये बॉन्ड अगर देखा जाए तो मैं फ्रेंड्स आपको मैं दिखाता हूँ, फ्रंट पे दिखाता हूँ, आइए। और ये सभी जो जमा करता है वो सब एकदम एक तरीके से बड़े नीचे स्तर से आते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसके अंदर में अच्छे जमा करता नहीं है, अच्छे जमा करता भी है, लेकिन ज़्यादातर जो जमा करता है वो कम पढ़े लिखे हैं। उसके लेके जो है बहुत सारे व्यक्ति जो हैं बाहर हम देख रहे हैं या हम तक मैसेज पहुंच रहा है कि रीसबमिशन करवाने के या मेंबरशिप अपडेट करवाने के 300-300 400-400 रुपये 500-500 रुपये लिया जा रहा है। और उसके बावजूद भी सहकारिता मंत्रालय की तरफ से दोबारा रीसबमिशन कर दिया गया है, और उसके बावजूद भी उसका पैसा उसके अकाउंट में नहीं पहुंच रहा है। तो सहकारिता मंत्रालय से ये समझना है या ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप डेफिशिएंसी भेज रहे हैं और वो जो पीड़ित जमा करता है वो सब चीज़ करने के बावजूद भी उसका पेमेंट उसके अकाउंट में नहीं पहुंच रहा है, तो फिर कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो इस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर रहा है, जो उसको वेरीफाई करने में इतना दिक्कत है। अगर उसने फर्स्ट टाइम में जो करेक्शन जो ऑनलाइन डिमांड किया, तो फर्स्ट टाइम जो उसने भेजा, सहारा का पासबुक भेजा होगा या उसका बॉन्ड भेजा होगा, उसका रसीद भेजा होगा, उसका मेंबरशिप वाली रसीद भेजा होगा, वही चीज़ वो दोबारा भेज रहा है। पहले जब डिमांड हुआ तो उस वक्त कहा गया कि आप सोसाइटी के सदस्य नहीं है, बॉन्ड पे या पासबुक पे मोहर नहीं लगा हुआ है। तो कस्टमर जो है मोहर लगवाने के लिए इधर उधर भटका, उस पर मोहर लगवाने के बावजूद भी मोहर लगाने के भी 50-50 100-100 रुपये जो है डिमांड हुआ है। अब आप सोचिए कि वो सारा कमी तो सहारा के ऑफिस का था। सहारा के जो व्यक्ति थे उनका काम था पासबुक पे जिस सोसाइटी में उसका खाता खोला है उस सोसाइटी का मोहर लगना, लेकिन मोहर नहीं लगा। चलो उसके लेके भी कस्टमर जो है वो इधर उधर जैसे भी हुआ, जिस तरीके से भी हुआ, उसने अपना मोहर लगवाया पासबुक पे और उसके बाद वो ऑनलाइन करवाया। या फ्रेंड्स देखिए कि ये जमा करता है, ये मेरा खुद का खाताधारी है, और इसका जो है मैं आपको बता दूं कि काम क्या किया सहारा ने। पहले जो है ये अब आज के डेट में जो है सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपल सोसाइटी में कन्वर्ट हो रखा है। पहले इनका जो है क्यू शॉप था, क्यू शॉप से इसका कन्वर्ट किया गया 2016 में, और इसके बारे में हम लोगों तक को भनक तक नहीं लगा।
और कंपनी ने रातों रात क्यू शॉप में तब्दील कर दिया और क्यू शॉप से भी 16 में जो है हम लोगों से काम करवाया गया कि क्यू शॉप को भी कन्वर्ट किया गया। और अब मान लीजिए कि ये 2016 से बेचारा वेट कर रहा है और अभी भी इनका जो है पहले मेंबरशिप अपडेट हुआ, काउंटर पार्ट अपडेट हुआ, अब ये एफिडेविट इनका आया और एफिडेविट के बाद फिर इसका रीसबमिशन होगा। और ये अपना ही पैसा लेने के लिए, ये अपने आप को ही साबित करने के लिए जो है सहकारिता मंत्रालय ये कह रहा है कि आप इस सोसाइटी के सदस्य ही नहीं हैं। तो सहारा ने फिर ये बॉन्ड छापा। तो कैसे छापा, को एक एक चीज़ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका सारा चीज़ अपडेट होने के बाद अब देखिए इनका सारा चीज़ हमने अपडेट कर दिया और उसके बाद अब इनका एफिडेविट अपडेट होगा। और अपडेट होने के बाद जो है इसका फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि सहकारिता मंत्रालय जो है इसको टाइम से इसका पैसा इनको भेज देगा। सो मुझे नहीं लग रहा है। और ये देखिए इसका पहले जो करेक्शन ठीक हुआ वो तो ठीक हुआ ही हुआ और उसके बावजूद भी, करेक्शन ठीक होने के बावजूद भी देखिए पहले भेजा गया, स्पष्ट यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आप देखें एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है, दावेदार जमाकर्ता का विवरण सहारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है या सोसाइटी का सदस्य ही नहीं है। तो फ्रेंड्स आप खुद सोच के देखिए कि अगर ये व्यक्ति सोसाइटी का सदस्य नहीं है तो फिर सहारा इंडिया ने ये बॉन्ड क्यों छापा। और सहारा इंडिया ने अगर ये बॉन्ड छापा, सदस्य नहीं है, अगर ये सोसाइटी के सदस्य नहीं है तो बॉन्ड फिर ये फ्रॉड है। सहारा ने जो ये बॉन्ड छापा वो फ्रॉड छापा। और यही कारण था कि सहारा जो है हर हमेशा जो है कस्टमर को गुमराह किया। और अब देखिए कि ये बेचारा, इसको 23,602 रुपया इसका मूलधन है। वो भी कैसे 23,000 हुआ, क्यू शॉप से कन्वर्ट किया 2016 में। अब 16 से देख लीजिए 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 भी लास्ट होने के लिए जा रहा है, 8 साल होने के लिए जा रहा है। और उसके बावजूद भी आप ये देखिए कि सहकारिता मंत्रालय है कि अभी सिर्फ ये इसका मूलधन मिलेगा। तो बताइए कि ऐसे डिपार्टमेंट का क्या फ़ायदा कि 8 साल वेट करने के बाद उसको जो है 23,000 रुपये मिले। अगर यही 8 साल जो है किसी बैंक में अगर ये जमा किया हुआ होता तो शायद 8 साल में वहाँ भी डबल हो गया होता। अब इस कस्टमर का अपना ही पैसा के लिए ये ऑनलाइन डिमांड किया। ऑनलाइन के बाद मेंबरशिप इसके फॉर्म भरे गए, मेंबरशिप के बाद फिर इसका अकाउंट ओपनिंग फार्म भरा गया, उसके बाद फिर इसका ये एफिडेविट लग रहा है, उसके बाद फिर इसका रीसबमिशन होगा, रीसबमिशन होने के बाद फिर इसका अपडेट होगा, फिर अपडेट होने के बाद जो है तब इसको 45 दिन के अंदर में पेमेंट आएगा। और वो भी कोई गारंटी नहीं है कि सीआरसी जो है ये अपडेट होने के बावजूद भी उस पर कोई करेक्शन ना भेजे। तो ये सिर्फ दोनों ही डिपार्टमेंट, सीआरसी भी और सहारा भी। सहारा तो शुरू से झूठ बोलती हुई आई, जब हमारे जैसे कार्यकर्ता से झूठ बोलवा के काम करवाया, जिस वक्त क्यू शॉप कन्वर्ट करवाया सहारियन के अंदर में, तब बोला गया कि 6 साल के अंदर में उन सबको पेमेंट मिल जाएगा। जबकि 12/6/18 जब 2012 में क्यू शॉप कन्वर्ट हुआ तो उस वक्त बोला गया कि 6 साल बाद जो है उनको पेमेंट मिल जाएगा। लेकिन उसी बीच में जो है 16 के अंदर में ही है, 12/4/16, 4 साल बाद ही जो है फिर कन्वर्जन ले आया कि नहीं भैया क्यू शॉप वाला पेपर जमा करो और सहारियन वाला पेपर ले जाओ। इसमें भी बहुत सारे को जो है 2 पार्ट में बना के दिया। सर्टिफिकेट का नंबर 1, सर्टिफिकेट नंबर 1, तो इसका मतलब दोनों ही कागज़ एक, और उसके बावजूद भी है उनको सिर्फ फर्स्ट पेज वाला ही उसको पेमेंट मिल रहा है 8 साल, 9 साल, 10 साल वेट करने के बाद। तो इससे बेस्ट तो ये था कि बैंक के अंदर में अगर ये पी जमा किया होता तो आज उसका 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना हो गया होता, क्योंकि 2012 में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो और आज का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एकदम अंतर होगा। तो इसी से सरकार एक तरफ अपने आप को ये कहती है कि हम सहारा के एक एक पैसा जो है सहारा के पीड़ित जमाकर्ता को हम वापसी करेंगे। क्या यही वापसी है? क्या सरकार जो अपना वादा कर रही है, क्या यही उनका वादा है कि 8 साल हम वेट करें और 8 साल के बाद हमारा जो मूलधन है सिर्फ वो मूलधन ही हमें मिले? तो इससे बढ़िया तो फिर बैंक है, इससे बढ़िया तो फिर LIC है कि वहाँ भी एक कंडीशन है, रूल है, और उस रूल के तहत जो है वो बंदा अगर पैसा जमा करता है तो उसको अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है।
तो सहारा जैसे कंपनी को फिर चलने क्यों दिया सरकार? और आज वही सरकार ये कह रही है कि सहारा के एक एक पीड़ित जमाकर्ता का पैसा मिलेगा। तो कब मिलेगा? 8 साल तो हो गया, 8 साल में अभी तक पेमेंट नहीं मिला। अब 8 साल होने के बावजूद भी और कितने साल ये वेट करेगा? अभी तो ऑनलाइन करने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि ये 23,602 रुपये इस कस्टमर का इसके अकाउंट में पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। जब इस कस्टमर का मान लेते हैं कि पहुंच भी जाता है तो फिर इसे इंटरेस्ट, क्योंकि ये डबल वाली स्कीम है, और डबल वाली भी स्कीम अगर हम रखें तो 16 में खाता खुला तो 17, 18, 19, 20, 21 के 5वें महीने में इसको पेमेंट मिल जाना था। 23,000 का सीधा डबल 46,000 रुपया इसको मिलता। अब मान लीजिए कि बाद जो है 21 ख़त्म, 22 ख़त्म, 23 ख़त्म, 24 ख़त्म होने के लिए जा रहा है। अगर हम 21/5 का भी अगर हम रख लें तो 22, 23, 24 साढ़े तीन साल हो गया। अगर ये 1.5 साल और बंदा छोड़ देता है तो 46 का भी डबल हो जाना चाहिए था सहारा के रूल के हिसाब से। ये 64 महीने की स्कीम है और 64 महीने मान लीजिए कि इसका 2021 5वें महीने में ही पूरा हो चुका है, और 5वें महीने से फिर आप अगर 64 महीना रखिए तो 46 का सीधा डबल हो जाना चाहिए था। तो सहारा ने हर हमेशा जो है सिर्फ लालच दिया, झूठ बोला, और झूठ बोलने के बाद आज सारे कस्टमर भी सफ़र कर रहा है और उसके साथ साथ हम लोग भी सफ़र कर रहे हैं। एक पीड़ित कार्यकर्ता भी सफ़र कर रहा है। पीड़ित कार्यकर्ता का भी दर्द उतना ही है जितना एक पीड़ित जमाकर्ता का दर्द है, क्योंकि जब इस जमाकर्ता को अगर मूलधन भी मिल जाता है तो अब जो है कस्टमर जो है जिन जिन के पैसे आए हैं उसका प्रिंसिपल अमाउंट, तो उसका 10 दिन नहीं होता, महीना दिन नहीं होता है, 1.5 महीना नहीं होता, और उसके पास उन सभी का फ़ोन आना शुरू हो गया है कि आपका प्रिंसिपल CRC से आ गया है तो मेरा ब्याज कब मिलेगा। तो पीड़ित कार्यकर्ता सरकार और सहारा के बीच में पीड़ित कार्यकर्ता क्यों पीसे? सहारा क्यों नहीं ब्याज दे रही है? जब सहारा एक तरफ कहती है कि देनदारी से ज़्यादा मेरे पास उससे डबल की संपत्ति है, तो उसको जब सारी संपत्ति नीचे नीचे बिक सकती है और बिकने के बाद वो सारा पैसा गायब हो सकता है, तो फिर सरकार या सहारा ये क्यों कहती है कि एक एक पाई पाई मिलेगा? और जब एक एक पाई पाई मिलेगा तो कब मिलेगा? तैयार हैं। अगर सहारा को पेमेंट दिलाना होता और पोर्टल जो लॉन्च हुआ, सहारा जितने भी ऑनलाइन डिमांड किया गया उसके सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करता, क्योंकि उसके पास सहारा के पास सारा डिटेल गया हुआ है, और वो वेरीफाई करता और CRC को कहता है कि नहीं ये सेम कस्टमर है, सेम जमा करता है, आप इसको ब्याज के साथ आज पेमेंट कीजिए। लेकिन नहीं, ब्याज के साथ उनका पेमेंट नहीं हो रहा है। अभी भी आप सभी से गुजारिश है कि जहां भी आप लोग रहते हैं वहां के कार्यकर्ता से आप लोग मिलें, क्योंकि कार्यकर्ता जो है आज भी बहुत फाइट कर रहा है, आज भी वो बहुत मेहनत कर रहा है कि पीड़ित जमाकर्ता का पैसा जो उसके ऑनलाइन ही सही लेकिन उसके अकाउंट में पहुंच जाए। आज हम भी अपने पीड़ित जमाकर्ता के साथ कंधे से कंधे मिलाकर हैं कि शायद और सभी जमाकर्ता के पेमेंट आए हैं तो इस जमाकर्ता का भी पेमेंट आ जाए। और आप सभी अगर मेरी बात समझ रहे हैं तो आप सभी अपने अपने कार्यकर्ता से संपर्क करें और कार्यकर्ता को सपोर्ट करें कि वो आपका पैसा दिलाएं। और इसके अलावा भी मैं आप सभी से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आज के डेट में बहुत सारे संगठन जो है पूरे भारत में एक्टिव हो चुका है, और उस संगठन का साथ दें, हो चाहे वो दिल्ली से हो, चाहे यूपी से हो, चाहे वो झारखंड से हो, चाहे वो हरियाणा से हो, कोई भी संगठन हो, उस संगठन का पीड़ित जमाकर्ता जो है और कार्यकर्ता भी साथ दें, क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो आज भी चमचागिरी कर रहा है सहारा का, और उसे ये नहीं समझ में आ रहा है कि चमचागिरी करने के बावजूद भी क्या वो तुम्हारा सहारा जो है क्या तुम्हारा घर पाल रहा है? आज भी ऐसे बहुत सारे चमचे आपको मिल जाएंगे सहारा के, जो रोड पे भटक रहे हैं, जो पीड़ित जमाकर्ता को कंफ्यूज कर रहा है, और जो हमारे जैसे जो व्यक्ति पूरी ज़िंदगी 18 साल दे दिया उनको भी गुमराह कर रहा है कि सहारा जो है काउंटर से पेमेंट करेगा। कितना टाइम लेगा काउंटर से पेमेंट करने के लिए? काउंटर का पेमेंट बोलते बोलते सहारा श्री भी टैब बोल गए।
अब आप सोच लीजिए कि सहारा जो है काउंटर का बात भी वो एक तरीके से फ्रॉड है, झूठ है। जिन्हें पैसा देना होता ना, वो 2 मिनट गवर्नमेंट के आला अधिकारी के पास बैठता, अपना पूरा प्रोस्पेक्टस रखता। सहारा के उच्च अधिकारी जो अपने आप को बहुत बड़ा अफसर बोला करता था, बहुत बड़ा अपने आप को ये कहता था, जब बड़े बड़े जोनल चीफ वगैरह जब दिल्ली के मीटिंग में आया करता था तो उनकी सिक्योरिटी गार्ड आया करता था। आज वो सारे जोनल चीफ पता नहीं कहाँ हैं। अगर पेमेंट करना होता जोनल चीफ या उसके ऊपर बैठे हुए अधिकारी को, तो सहारा के अच्छे अच्छे अधिकारी बैठते और गवर्नमेंट के आला अधिकारी के साथ बैठते, अपना पैटर्न रखते, अपना प्रोस्पेक्टस देते कि हम इस तरीके से सहारा के जो पीरियड जमा करता है हम उनका पेमेंट करना चाहते हैं, उनका कागज़ वेरीफाई करते और आप उनका पेमेंट ब्याज के साथ ट्रांसफ़र करते। अभी तक 5,000 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र नहीं हुआ, जो 5,000 करोड़ रुपया सुप्रीम कोर्ट से CRC को ट्रांसफ़र किया गया और ऑनलाइन के थ्रू वो पेमेंट मिलना था। अभी तक जो सुनने के लिए मिल रहा है 1,000 कुछ करोड़ रुपया जो है अभी तक बटा है। अब आप सोच लीजिए कि दिसंबर तक का टाइम दिया गया है कि दिसंबर तक 5,000 करोड़ बट जाना चाहिए और अभी तक 5,000 करोड़ नहीं बटा है, क्योंकि सहारा चाहती ही नहीं है कि जितने भी ऑनलाइन कागज़ डॉक्यूमेंट उस ऑनलाइन पे अपडेट है उसको वेरीफाई करते हुए और पीरियड जमाकर्ता को पेमेंट मिले, वो कहीं से नहीं चाह रही है। भी संगठन आज के डेट में पूरे भारत में सहारा पीड़ित जमाकर्ता के लिए लड़ाई कर रहा है। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन, जिसका PIL की तैयारी चल रही है, उसका रुख वो कर चुके हैं। बहुत सारे PIL में जुड़ चुके, जो अभी भी नहीं जुड़े हैं वो PIL में जुड़ें, और उसके बावजूद भी जो जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहाँ के सभी बैठे हुए संगठन के जो आला अधिकारी है या जो उसमें वर्किंग कर रहे हैं उस संगठन में, उनसे संपर्क करके आप लोग उन संगठन से जुड़ें और उन संगठन का जो है मजबूती बने। क्योंकि अगर वो संगठन आपके लिए लड़ रहा है तो कहीं ना कहीं उन्हें उस गरीब जमाकर्ता का दर्द उन्हें समझ में आ रहा है। तो आप सभी से गुजारिश है कि कोई भी संगठन कहीं से भी हो, आप उसके साथ जुड़ें और उस संगठन का आप साथ दें कि जिससे वो संगठन और मजबूत हो और आप लोगों की बात जो है वो रख सके, और रखने के बाद आप सभी का पेमेंट जो है आसानी से, चाहे वो सरकार के थ्रू हो चाहे वो सहारा के थ्रू हो, लेकिन सहारा के थ्रू भी अगर हो तो काउंटर से नहीं, वो भी एक सिस्टम बनाएं कि 2020 का इतना पेमेंट पूरे भारत में रुका हुआ है और सीरियल वाइज, अकाउंट वाइज, और उसका पेमेंट वो रिलीज करे। और उसके बावजूद भी अगर काउंटर से भी होता है तो हमारे जैसे सीनियर को वहाँ पे मुख्य रूप से बैठाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सीनियर होंगे जो बैठने नहीं देंगे, जो सहारा के चमचागिरी करेंगे और वो अपने अपने रिश्तेदार का पैसा, और रिश्तेदार छोड़ दीजिए 20% 30% पे है ना, अगर काउंटर से पेमेंट हुआ तो वो सब उनसे कमीशन ले लेके, परसेंटेज पे ले लेके उनका पैसा दिला देंगे, और जिसको पैसे की सख्त ज़रूरत है उनको पैसा नहीं मिलेगा। और वो भी अगर काउंटर से पेमेंट हो तो तरीके से 2020 का अगर पेमेंट नहीं हुआ तो पहले 2020 का हो, जिस कस्टमर का पेमेंट नहीं हुआ है उस कस्टमर को ढूंढ के लाया जाए और पहले उसको पेमेंट, जब उसका पेमेंट हो जाए तब फिर 2020 के बाद 2021, 2022, 2023 या उससे 20 से पहले का अगर रुका हुआ है तो उनका पहले पेमेंट करें। नहीं तो 20 का पेमेंट नहीं होगा, 24 वाले का पेमेंट करवा देगा अगर काउंटर से पेमेंट हुआ तो। ऐसे ऐसे फ्रेंचाइजी मैनेजर हैं, ऐसे ऐसे सेक्टर मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, रीजनल मैनेजर हैं सहारा के अंदर में। आज भी हो रहा है, आज भी पेमेंट हो रहा है। कलेक्शन करके लाइए और पेमेंट ले जाइए। प्लीज़ आप सभी जो है कार्यकर्ता का सपोर्ट करें, संगठन का सपोर्ट करें, संगठन को मजबूत करें कि जिससे आपकी बात सरकार तक वो रख सके। और हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि जो सिस्टम पे दिखाता है, हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि सहारा और CRC का जो एक सिस्टम बना हुआ है कि उस सिस्टम के तहत जो है कस्टमर का पैसा मिल जाए। क्योंकि हर जमाकर्ता जो है बहुत मजबूरी में पैसा जमा किया अपना पेट काट काट के, क्योंकि हम भी कलेक्शन किए हैं रेरी वाले से, पटरी वाले से, छोटे दुकानदार से, पान वाले से,
महीना में 10 रुपये 20 रुपये डेली लेके जमा किए हैं, और अगर उसको टाइम पे से पीड़ित जमाकर्ता का अगर गवर्नमेंट फरियाद नहीं सुनेगा तो फिर कौन सुनेगा। गवर्नमेंट ये कहती है कि सहारा का अभी जिस हिसाब से देखने के लिए मिल रहा है कि गवर्नमेंट एक तरफ कह रही है कि सहारा का एक एक रुपया जमाकर्ता को मिलेगा, कम मिलेगा। अब इसी कस्टमर का देख लीजिए 8 साल हो गया, 8 साल में ये अपना ही पैसा लेने के लिए हम कह रहे हैं कि ये दर दर भटका है, और उसके बावजूद भी इस व्यक्ति को पेमेंट नहीं मिला है। तो अब आप सोच लीजिए कि ये कस्टमर क्या बोलेगा। ये कस्टमर लास्ट में एक ही चीज़ कहता है कि सफ़ी जी हम आपको जानते हैं, आपके थ्रू ये काम हुआ है, लेकिन ये नहीं जानते कि इन्होंने जो एफडी करवाया इनका सारा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल इनके पास है। क्या सहारे के मैनेजमेंट को नहीं पता कि इसका ओरिजिनल पेपर बना हुआ है? क्या आज भी बैठे हुए सहारा के ओपी श्रीवास्तव जो आज सहारा को देख रेख कर रहा है, क्या उनको नहीं पता है? और अगर उनको नहीं पता है तो फिर सहारा की तरफ से वो सैलरी किस चीज़ का ले रहा है? आज भी बहुत ऐसे अधिकारी बैठे हुए हैं जो वो सहारा का सैलरी ले रहा है, उनको लाखों रुपया महीने की सैलरी मिल जाता है टाइम टू टाइम, लेकिन एक पीड़ित जमाकर्ता को पेमेंट देने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। आज और 1 साल का जब उनके ऊपर में माला अर्पण वगैरह किया जाएगा तो उसमें करोड़ों रुपया खर्च करने के लिए पैसा हो जाएगा, लेकिन वो 1 करोड़ रुपया या 2 करोड़ रुपया जो उसमें खर्चा होगा, उस पैसे को पीड़ित जमाकर्ता को देने के लिए उनको दिक्कत है। तो प्लीज़ मुझे सरकार से यही गुजारिश है कि संपत्ति है उसको सीज करते हुए, उसे बेचते हुए जितने भी पीड़ित जमाकर्ता जो हैं उनको ब्याज के साथ उनका पेमेंट दिलाया जाए। सरकार से यही गुजारिश है, क्योंकि अब जो है जमाकर्ता भी जो है वो समझ गया है, क्योंकि हर हमेशा जब भी कभी कोई प्रोग्राम होता है या कोई चीज़ होता है तो उस वक्त पीड़ित जमाकर्ता को बोल दिया जाता है कि आपका एक एक पैसा जो है सुरक्षित है और आप सभी को मिलेगा। तो कब मिलेगा? मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ, और मेरी वीडियो पूरे भारत में जहाँ भी देख रहे हों, लास्ट में बस एक ही चीज़ कहना है कि पीड़ित जमाकर्ता कार्यकर्ता का सपोर्ट करें, और जितने भी कार्यकर्ता हैं वो पीड़ित जमाकर्ता के साथ आप सपोर्ट करें, संगठन से जुड़ें, और ऑनलाइन इनका अगर हो रखा है तो उनका जो भी करेक्शन आया हुआ है वो करेक्शन को ठीक करवाते हुए जो भी अमाउंट सीआरसी की तरफ से आ रहा है वो उनको दिलाएं, और उसके साथ साथ जो है संगठन को ज़रूर मजबूत करें, क्योंकि संगठन अगर मजबूत हो रहा है, संगठन अगर आपकी बात रख रहा है तो वो हर एक एक चीज़ को सही तरीके से रख रहा है। क्योंकि जितने भी ज़्यादातर जो इसमें पीड़ित जमा करता है वो कम पढ़े लिखे हैं, उनको नहीं पता है कि क्या करने से हमारा पैसा रिफ़ंड मिलेगा। तो प्लीज़ आप सभी से गुजारिश है कि आप सब कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहें और एक दूसरे का सपोर्ट करें। और इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं, और आप सभी को फिर से छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद, और खुदा हाफिज़, नमस्कार।